नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। कहानी प्यार का भ्रम और विश्वासघात। लेखक आनंद संवर्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा छोटा सा गांव नूरपुर, भारत पाकिस्तान सीमा के पास अपनी सादगी और खेतों की हरियाली के लिए जाना जाता था। यहीं रहती थी आयशा, एक 24 वर्षीय युवती जिसके दिल में संगीत और सपनों का जुनून था। आयशा की मुलाकात तारिक से हुई, जो एक करिश्माई और चिकनी चुपी बातें करने वाला व्यापारी था। तारिक ने नूरपुर में अपने मसाले के व्यापार के सिलसिले में आना जाना शुरू किया और जल्द ही आयशा से प्यार का इजहार किया। उसने रातों को चांदनी में मुलाकातें की और आयशा को भारत ले जाकर एक खुशहाल जिंदगी का वादा किया। लेकिन एक रात तारिक ने आयशा को धोखा दिया। उसने उसे सीमा पर तस्करों के हवाले कर दिया, जो उसे भारत में बेचने की साजिश रच रहे थे। आयशा ने अपनी चतुराई और हिम्मत से तस्करों के चंगुल से भागकर भारत के पंजाब में एक छोटे से गांव मधुरानगर में शरण ली। वहां उसकी मुलाकात रुक्मणी से हुई, एक दयालु बुजुर्ग महिला जो एक छोटी सी रंगोली और हस्तशिल्प की दुकान चलाती थी। रुक्मणी ने आयशा को अपने घर में पनाह दी। आयशा का प्यार छिन चुका था और उसका दिल बदले की आग से जल रहा था। मधुरनगर में वह एक नई शुरुआत की तलाश में थी, लेकिन तारिक का धोखा उसे रातों को चैन नहीं लेने देता था। गांव में एक युवक रवि था, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता था और सीमा पर अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ता था। गांव में एक मंदिर था जहां पुजारी मुरारी लाल और एक रहस्यमयी साधु बाबा विश्वनाथ रहते थे। गांव की एक और लड़की अनन्या आयशा की दोस्त बन गई। आयशा ने ठान लिया कि वह तारिक और उसके पीछे के मास्टरमाइंड नवाब सलीम से बदला लेगी। मधुरनगर में आयशा ने रुक्मणी के साथ रहना शुरू किया। रुक्मणी ने उसे अपनी दुकान में रंगोली और हस्तशिल्प बनाना सिखाया और गांव वालों से परिचय करवाया। आयशा की मुलाकात रवि से हुई, जो सीमा पर तस्करी और मानव व्यापार के खिलाफ एक अभियान चला रहा था। रवि ने आयशा की कहानी सुनी और उसे अपने अभियान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। आयशा ने अपने दुख को ताकत में बदला और रवि के साथ काम शुरू किया। गांव में एक और पात्र था, सूरज, एक स्थानीय पत्रकार जो नवाब सलीम के अवैध कारोबार को उजागर करने की कोशिश कर रहा था। नवाब सलीम मधुरनगर का एक ताकतवर और खतरनाक व्यक्ति था, जिसका तारिक के तस्करी नेटवर्क से गहरा रिश्ता था। अनन्या, जो आयशा की दोस्त बन चुकी थी, एक स्थानीय स्कूल में संगीत शिक्षक थी और बच्चों को गायन सिखाती थी। उसने आयशा को हिम्मत दी और कहा, तुम यहाँ नया जीवन शुरू कर सकती हो। बाबा विश्वनाथ ने आयशा से कहा, बेटी, तुम्हारा दर्द तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि एक योद्धा बनाएगा, लेकिन बदले से पहले सत्य का रास्ता चुनो। आयशा ने बाबा की बात मानी और नवाब सलीम के नेटवर्क को तोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसे पता चला कि तारिक नवाब का ही आदमी था। इस बीच तारिक को आयशा के मधुरनगर में होने की खबर मिली। उसने नवाब से कहा, आयशा को ढूंढो, वरना वह हमारे राज खोल देगी। नवाब ने अपने गुंडे कासिम को आयशा की तलाश में भेजा। आयशा ने रवि और सूरज के साथ मिलकर नवाब सलीम के अवैध कारोबार की जांच शुरू की। सूरज ने बताया कि नवाब का एक गुप्त गोदाम है, जहां वह तस्करी का माल और महत्वपूर्ण दस्तावेज छिपाता है। आयशा, रवि और अनन्या ने गोदाम पर छापा मारने की योजना बनाई। अनन्या ने अपने स्कूल के कुछ पुराने छात्रों, जो अब गांव में काम करते थे, से गोदाम का पता लगवाया। एक रात वे गोदाम में घुसे और वहां कई दस्तावेज मिले, जो नवाब और तारिक के तस्करी नेटवर्क को बेनकाब करते थे। दस्तावेजों में आयशा के साथ हुए धोखे का भी जिक्र था, जिसमें लिखा था कि तारिक ने नवाब के आदेश पर आयशा को तस्करों के हवाले किया था। लेकिन तभी कासिम और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। एक तीखी झप हुई, जिसमें आयशा ने अपनी फुर्ती दिखाई और कासिम को चकमा देकर दस्तावेज लेकर भाग निकली। रवि ने आयशा की मदद की और अनन्या ने एक घायल गुंडे को पकड़ लिया। बाबा विश्वनाथ ने आयशा को एक प्राचीन ताबीज दिया और कहा, यह तुम्हें हर खतरे से बचाएगा। आयशा ने दस्तावेज सूरज को सौंपे
जिसने उन्हें अपने अखबार में छापने की तैयारी शुरू की। लेकिन नवाब को इसकी भनक लग गई। उसने तारिक को आदेश दिया कि वह आयशा को खत्म कर दे। तारिक ने अपने कुछ तस्करों को मधुरनगर भेजा, लेकिन रुक्मणी ने गांव वालों को एकजुट कर लिया। गांव का एक और पात्र, हरबंस, जो एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी था, ने आयशा की सुरक्षा का जिम्मा लिया। आयशा को खबर मिली कि तारिक मधुरनगर के पास एक गुप्त मुलाकात के लिए आने वाला है। उसने रवि, सूरज और हरबंस के साथ मिलकर तारिक को पकड़ने की योजना बनाई। अनन्या ने अपने स्कूल के संपर्कों के जरिए तारिक के ठिकाने का पता लगाया। एक रात आयशा और उसकी टीम ने तारिक को सीमा के पास एक पुराने मकान में घेर लिया। आयशा ने तारिक का सामना किया और बोली, तुमने मेरा प्यार छीना, मेरे सपने तो है, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तारिक ने हौंसते हुए कहा, तुम कुछ नहीं कर सकती, नवाब मेरा साथ देगा। लेकिन तभी हरबंस और रवि ने तारिक के गुंडों को पकड़ लिया। सूरज ने पूरी घटना को रिकॉर्ड किया और अनन्या ने पुलिस को बुला लिया। इंस्पेक्टर रमेश, एक ईमानदार पुलिस अधिकारी, ने तारिक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में तारिक ने कबूल किया कि उसने नवाब के कहने पर आयशा को धोखा दिया था। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल हल्का हो गया। उसने दस्तावेज पुलिस को सौंपे और कहा, यह मेरे प्यार की कीमत थी, लेकिन अब यह मधुरनगर की अमानत है। तारिक की गिरफ्तारी ने नवाब के नेटवर्क को कमजोर कर दिया, लेकिन नवाब अभी भी आजाद था। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। आयशा अब नवाब सलीम को पकड़ने के लिए तैयार थी। सूरज ने दस्तावेजों को राष्ट्रीय अखबारों में छपवाया, जिससे नवाब पर दबाव बढ़ गया। रवि ने अपने सामाजिक कार्यकर्ता दोस्तों को इकट्ठा किया और हरबंस ने अपने पुराने पुलिस साथियों को बुलाया। आयशा, अनन्या और रुक्मणी ने गांव की महिलाओं को एकजुट किया। बाबा विश्वनाथ ने मंदिर में एक बब्बई पूजा का आयोजन किया, जिसमें गांव वालों ने नवाब के खिलाफ आवाज उठाई। नवाब ने अपनी हवेली में छिपने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर रमेश ने अपनी टीम के साथ हवेली पर छापा मारा। एक तनावपूर्ण टकराव हुआ, जिसमें नवाब ने भागने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा, तुमने मेरे प्यार को नष्ट किया, लेकिन अब तुम्हारा अंत नजदीक है। नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने पूछताछ में अपने सारे अपराध कबूल किए, जिसमें तारिक के साथ उसका तस्करी नेटवर्क भी शामिल था। मधुरनगर में शांति लौट आई और आयशा ने अपने बदले को पूरा किया। मधुरनगर में आयशा की जिंदगी अब बदल चुकी थी। रवि के साथ काम करते करते आयशा को उससे प्यार हो गया। रवि की निस्वार्थता और साहस ने आयशा का दिल जीत लिया। एक दिन मंदिर में बाबा विश्वनाथ की मौजूदगी में रवि ने आयशा से अपने प्यार का इजहार किया। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने एक बार धोखा खाया था, लेकिन अब मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। अनन्या और रुक्मणी ने इस जोहे को आशीर्वाद दिया। सूरज ने आयशा और रवि की कहानी को अपने अखबार में छापा, जिसे पढ़कर लोग हैरान रह गए। हरबंस ने गांव की सुरक्षा के लिए एक समिति बनाई, जिसमें आयशा और रवि भी शामिल हुए। गांव वालों ने आयशा को मधुरनगर की बेटी का सम्मान दिया। आयशा ने फैसला किया कि वह अब पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी। उसने रुक्मणी को अपनी मां माना और मधुरनगर को अपना घर। आयशा ने रुक्मणी की हस्तशिल्प की दुकान को एक छोटे से व्यवसाय में बदला, जिसमें गांव की महिलाओं को रोजगार मिला। आयशा ने मधुरनगर में एक नया जीवन शुरू किया। उसने रुक्मणी के साथ मिलकर हस्तशिल्प का व्यवसाय बढ़ाया और गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया। अनन्या ने अपने स्कूल में एक संगीत केंद्र खोला, जहां बच्चे गायन और वाद्य यंत्र सीखते थे। रवि ने अपने सामाजिक अभियान को और बढ़ा किया और सीमा पर तस्करी के खिलाफ एक राष्ट्रीय मंच बनाया। सूरज ने अपनी पत्रकारिता के जरिए मधुरनगर को देश भर में मशहूर कर दिया। बाबा विश्वनाथ ने गांव में एक ध्यान केंद्र बनवाया, जहां लोग शांति और प्रेरणा की तलाश में आते थे। हरबंस ने गांव की सुरक्षा को और मजबूत किया। आयशा ने एक YouTube चैनल शुरू किया, जहां उसने अपनी कहानी और मधुरनगर की बदलती तस्वीर को साझा किया। उसका चैनल लाखों लोगों तक पहुंचा और लोगों को प्रेरित किया। गांव में एक उत्सव हुआ, जिसमें आयशा को सम्मानित किया गया। रुक्मणी ने अपनी बेटी की हिम्मत की तारीफ की और कहा, तुमने न केवल बदला लिया, बल्कि इस गांव को एक नई पहचान दी। आयशा की कहानी अब भारत और पाकिस्तान की सीमा पर एक प्रेरणा बन चुकी थी। उसका YouTube चैनल लाखों लोगों तक पहुंचा और मधुरनगर साहस, प्यार और एकता का प्रतीक बन गया। आयशा और रवि ने शादी कर ली और गांव में एक नया स्कूल खोला, जहां बच्चे मुफ्त शिक्षा पाते थे। अनन्या ने अपने संगीत केंद्र को और बढ़ा किया। सूरज ने आयशा की कहानी को एक किताब में बदला, जो बेस्टसेलर बन गई। रुक्मणी और बाबा विश्वनाथ ने आयशा को आशीर्वाद दिया। हरबंस ने गांव को तस्करी से पूरी तरह मुक्त करवाया। मधुरनगर अब केवल एक गांव नहीं था, यह प्यार, साहस
और नई शुरुआत का प्रतीक था। आयशा ने अपने धोखेबाज प्रेमी का बदला लिया और एक नया प्यार पाया। उसने ठान लिया कि वह अब कभी पाकिस्तान वापस नहीं जाएगी, क्योंकि मधुर नगर ही उसका असली घर था। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इन्फोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।